जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, रास्ते में पत्थरों ने भी दिया पानी मुझे। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू का एक ताज़ा तरीन शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आज के प्रोग्राम की मेज़बान तमसील खान। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है अवाम की बात आप तक पहुंचाना, अवाम के मसाइल, यूथ के मसाइल आप तक पहुंचाना और आला हुकाम तक पहुंचाना, आला हुकाम से उनका जवाब लेना और जवाब तलबी करके उनकी बात आप तक पहुंचाना। और आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं यही काम को अंजाम देने के लिए। नाजरीन, आज हमारे साथ, हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है हमारा यूथ और वादी कश्मीर के कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबरान भी। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं, इस वक्त हम नेहरू पार्क में हैं और नेहरू पार्क झील डल में है। आप सब जानते हैं कि झील डल किस चीज़ का शिकार हुई, सिमट कर कहाँ आई। जहाँ एक तरफ झील डल से कश्मीर का नाम हर जगह रोशन है, हर जगह कश्मीर को झील डल के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी हालत खस्ता हाल हो रही है। आइए जानते हैं क्या वजूहात है और किस तरीके से हम आज अपने इस डल को बचा सकते हैं। हम सबको पता है, अगर श्रीनगर को ना हार्ट ऑफ कश्मीर माना जाता है, डल इज़ अ हार्ट ऑफ श्रीनगर। बट अनफॉर्चुनेटली इफ विल सी फ्रॉम 90 से जो हमारे हालात रहे, तो डल को एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा। अब हम बोलेंगे कि पैसा नहीं आया, क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन वो कहाँ गया, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ आवर। लावडा एक स्पेशल एक प्रोजेक्ट आया था इसके लिए जो 2000 में बना। उनका जो काम अगर हम देखें, दैट्स टोटली ज़ीरो। एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया, आई वुड से इट्स टोटली। अगर आपकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ थी, इफ विल सी द रखियारत जहाँ पे रिहेबिलिटेट करना था, इट्स टोटली, मतलब वहाँ पे प्लाट्स दिए गए, आधे भेजे गए, आधों की अभी रिहेबिलिटेशन हुई नहीं। मोस्ट ऑफ पीपल आर इनसाइड द डल। तो डल एनक्रोच होता जा रहा है। इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए थी, जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहा पिछले, अगर हम 30 सालों से देखें। एंड इफ विल सी करप्शन इज़ देयर। डल के लिए हज़ारों करोड़ रुपए आए, वो कहाँ चले गए? इतने पैसे आए कि डल भी फिल हो चुका होता उन पैसों से। बट वेयर इज़ दैट मनी? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। इफ़ दे आर सेइंग दे वांट अकाउंटेबिलिटी ओवर हियर, वेयर इज़ दैट अकाउंटेबिलिटी? आप यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता इसमें हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, अवाम इसमें जिम्मेदार है? हम क्यों हर कोई चीज़ अपने गवर्नमेंट पे थोपे? दैट्स ऑफ कोर्स। पहले तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम ओन, दैट वो तो लोगों को देखना है, बट उसके लेकिन साथ लोग साथ हम हैं। हाँ बिल्कुल, उसके साथ साथ जो आपने डल के लिए, डल रिहेबिलिटेशन, डल क्लीनिंग के लिए पैसे दिए, लोगों का खून था वो कहाँ चला गया? दैट्स द क्वेश्चन ना। लोग वो पूछते हैं ना, चलो ठीक है, लोगों ने गलती की, हमारे पुराने लोगों ने गलती की, डल को नहीं बचा पाए, वी आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ अवर डल। बट जो सरकार से लोगों का खून का पैसा, हज़ारों करोड़ रुपए आए डल के लिए, वो पैसा कहाँ चला गया? वो किसके घर बनाने में चला गया? इधर वहाँ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था या ब्यूरोक्रेसी से कोई इन्वॉल्व था? उन सबको ACB अगर है, एंटी करप्शन ब्यूरो आपने अगर बनाया, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके एंटी करप्शन ब्यूरो बना दिया, उन सब के घर आप कब रेड कर रहे हैं? जो आपके एक्स वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स रहे, उनका परफॉर्मेंस देखे, उनका एसेट देखे, उनका एसेट चेकअप आप कब करेंगे? हमारा कश्मीर का नौजवान वो चीज़ जानना चाहता है। आपने बात की इधर इंक्रोचमेंट की। अगर हम इंक्रोचमेंट को 2 मिनट के लिए साइडलाइन करते और पोल्यूशन की बात करें, तो डल को पोल्यूट करने वाले हम लोग हैं, ना कि गवर्नमेंट आके इधर कोई भी चीज़ डंप नहीं करता है। वी आर द वंस जो यहाँ आते हैं और इसको गंदा करते हैं। उस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे लोगों को और आपकी क्या राय है? उस चीज़ के लिए भी पहला रोल गवर्नमेंट का बनता है। कम्युनिटी अवेयरनेस वो गवर्नमेंट से आएगा। जी देखिए, मैं कहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़रों से शिकवा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रॉब्लम यह है कि हम सवाल उठाते हैं लोगों पे, हम गवर्नमेंट से सवाल उठाते हैं, लेकिन हम खुद क्या करते हैं वो हम नहीं देखते। देखिए, यहाँ टूरिस्ट्स आते हैं, हम टूरिस्ट्स को देखते हैं। डल में तो लोकल ज़्यादा कश्मीरी घूमते नहीं हैं, हम लोग नहीं उतना। हम आते हैं तो हम साइड लाइन से चले जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा, कोविड-19 था, उसमें भी हम घर में नहीं बैठे, हम यहाँ से घूम रहे थे अच्छे खासे। लेकिन जो टूरिस्ट्स यहाँ पे आते हैं, वो लोग भी इस चीज़ में इक्वली शामिल हैं, इसको पोल्यूट करने में। वी शुड ओपनली से दिस, वो भी इसमें ओपनली शामिल है। एंड आई एग्री विद द फैक्ट कि गवर्नमेंट्स को अवेयरनेस करनी थी, लेकिन एज अ लोकल, एज अ कश्मीरी, मेरा हक है
मेरा फ़र्ज़ है कि मैं लोगों को या खुद भी इस चीज़ से बाज आऊँ डल को पोल्यूट करने से। और जहाँ तक रही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं कहूँगा जो हमारी लोकल पार्टीज़ थी या जो हमारी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, जिसके जो बात कर रहे थे अभी, जो जिसका वो खुद एक हिस्सा हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया इसके लिए, आज तक डल के लिए क्या किया उन्होंने। जैसे ओके, लेक एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बट देयर इज़ एन, जिसे कहते हैं हम अथॉरिटी, वो भी किसी के अंडर आती है, वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। मैंने सुना था बचपन में मेरे घर पे कहा जाता था कि इसको साफ़ करने का प्रोजेक्ट बाहर से आया था, फॉरेन से बोल रहे थे इसको साफ़ करेंगे, या जो अदर स्टेट्स है उन्होंने बोला था, प्राइवेट कंपनीज़ ने बोला था विल क्लियर दिस डल, लेकिन उनको दिया नहीं गया। तो बात जाहिर सी है, कुछ हम कसूरवार हैं, कुछ सेंटर से गुनहगार हैं, जिनके शायद जैसे उन्होंने कहा डल भर जाता पैसों से, तो वो पैसा कहाँ गया। एसी भी बात करे, एसी भी क्या बात करेगा, हमें खुद कश्मीरी को ये चीज़ समझनी होगी कि हम आवाज़ उठा रहे हैं तो किस दिशा में उठा रहे हैं, किस डायरेक्शन में उठा रहे हैं। इस डायरेक्शन में आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है। हम सेंटर ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने कश्मीर की बात करें, हमारे जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे वो मुफ्तीज़ थे, चाहे वो शेख अब्दुल्लाज थे, उन्होंने हमारे डल के लिए क्या, उनके पैसे आते थे, फ़ंड आता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या हम कोई भी कश्मीरी क्या उन पे सवाल करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में आता है, पहले हम अपने कश्मीर का देखते हैं ना, हमारे लीडर्स ने क्या किया, हमारी महबूबा मुफ्ती जी, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, क्या किया उन्होंने डल लेक के लिए, कुछ भी नहीं किया। फंड आता है वहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड बेचता है, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ जा रहा है। हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो सारा करप्ट हो चुका है। हमने लोकल से यहाँ पे बात की है, वो कहते हैं फंड आता है लेकिन हमारे पास नहीं पहुँचता है। वो हम डल में गए हैं, हमने अपने बेसिस पे, यूथ ने अपने बेसिस पे बात करी है इन लोगों से, वो कहते हैं हमारे पास तो पैसा पहुँचता ही नहीं है, हम क्या करें। म्यूनिसिपलिटी की कॉरपोरेशन के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतने अभी फंड्स है ही नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फंड्स आकर जाते कहाँ हैं। अगर सेंटर ऑफ गवर्नमेंट पैसे भेजता है तो बीच में वो उसका क्या हो जाता है, कौन सी पॉलिसीज़ है जो आपने देखी है अभी तक या लगाई इस चीज़ के पीछे। अगर फंड्स आते हैं तो कहाँ जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पीछे लगा हुआ है जो पूछेगा कि अगर जी आपके पास फंड्स आ चुके हैं डल लेक के लिए, नॉट ओनली डल लेक, अगर जितने भी लेक है कश्मीर में, कहाँ पे रेनोवेशन हो रही है, कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो गलत बात होती है अगर हम सेंटर ऑफ गवर्नमेंट पे सवाल करें। पहले हम अपने कश्मीर में अपने लोगों पे बात करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो यहाँ पे हैं। हमारे बीच यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स भी हैं, आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि सब ने सवाल उठाए हैं हमारे लोकल पॉलिटिशियंस पे, हमारी लोकल गवर्नमेंट पे। तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, उसके 2-4 सेक्शंस बनते हैं। एक है एनक्रोचमेंट, दूसरा है जो पोल्यूशन है, तीसरा है कि ये हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है जहाँ तक हम टूरिज़म की बात करते हैं। और जो एक और इसमें सेक्शन पड़ता है जो रिहेबिलिटेशन की बात अभी हुई, दोबारा आबादी करना, इन जो यहाँ पर 30,000 के करीब यहाँ पर आबादी है। तो ये 4 इश्यूज़ बनते हैं, मेजर इश्यूज़। अब 4 इश्यूज़ को एड्रेस करना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी फाल रोल होना चाहिए। अब जहाँ पॉलिटिशियंस की बात आती है कि अगर किसी भी की हुकूमत हो, जो भी हुकूमत का सरबरा है, जमहूरी तकाज़ा यही है कि या तो वो क्रेडिट लेगा अपने साफ शफाफ इंतज़ामिया का, जवाबदेह इंतज़ामिया का, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के नाम से जानते हैं। अगर उसमें कोई हमारा चीफ मिनिस्टर या कोई भी तंजीम जो हुकूमत में मौरज़ वजूद में आती है, तो वो कामयाब होता है कि लाइन ऑफ एक्शन उनकी बहुत अच्छी रहती है, कि वो कामयाब होते हैं कि विद इन द स्टूपुलेटेड टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट सामने वो लाते हैं तो उसमें वो बिल्कुल उसकी अमलावरी में पूरी तरह से कामयाब होते हैं, तो उन्हें क्रेडिट मिलता है। लोगों की ज़बानें थकती नहीं है उनकी तारीफ़ें करना कि हुकूमत काफ़ी मुतरिक है और हुकूमत काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जब हुकूमत नाकाम होती है, अपने ही वादों से वो मुकर जाती है, जो भी प्रोजेक्ट है वो स्टॉल्ड रहते हैं, चाहे उसमें फंड्स की कमी होती है, चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन फ्लाज की कमी होती रहती है, चाहे उसमें सुपरविजन के मामलात आते हैं, तो वो डिस्क्रेडिट वो हुकूमत हो ही जाएगी, वो भी आवाम का रद्द अमल आता है। मैं अपने एंड से इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं तब से सबकी बातें सुन रहा था, हर कोई ब्लेम कर रहा है पॉलिटिकल लीडर्स को, पार्टीज़ को, खुद को कोई ब्लेम नहीं करेगा। मी बीइंग एज अ यंगस्टर, मैं दिन में 10 बार आता हूँ, ठीक है, मैं 10 बार डाल आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कोई भी कचरा फेंकता है वो चला जाता है,
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस चीज़ पे ध्यान रखना है. आई यूज्ड टू बी इन दिल्ली, तो अगर कोई मेट्रो स्टेशन पे थूकता है, यूज्ड टू स्पिट, तो उसको फ़ाइन होता है. तो यहाँ क्यों नहीं वो चीज़ हो सकती है? लाइक सबसे ज़्यादा मैं ब्लेम करूँगा जो यहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड वाउंडर्स होते हैं. शाम को मैं भी जाता हूँ खाने के लिए, एंड आई आस्क देम वेयर इज द डस्टबिन, एंड दे से भाई फेंक दो डाल में. लाइक डाल उनके बाप की जागीर नहीं ना है. दिस इज़ माई कश्मीर, मैं यहाँ रहता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए डाल को बचाने के लिए. लाइक मैं एक बात बताऊँगा, कोई पॉलिटिकल लीडर दिन में 10 बार तो यहाँ से घूमने नहीं आएगा. वो आएगा, गाड़ी में बैठेगा और जाएगा. ठीक है, अब उन्होंने कौन सा ठेका लेके रखा है कि वो दिन में 10 बार आएंगे और 10 बार सफाई करके जाएंगे. जो हमने अभी तक बात की वो यही है कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभी इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उनकी वजह से ये हुआ, उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ की वजह से, अपना वोट बैंक सेव करने की वजह से, या फिर हम लोकल्स की लापरवाही की वजह से हुआ. लेकिन सवाल ये है कि किया क्या जाए. देखिए, सीधी सी बात है, पहले तो ये बता दूं मैं, ये इल्ज़ामात नहीं है, ये हम 30 सालों का एक निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं कि किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है या सुधार करने की ज़रूरत है. उसमें हमने बोथ साइड जहाँ पर जितने भी लोगों ने जो तबसरे किए, उसमें यही अक्स पजीरी की जा सकती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज है, वहाँ पर कमियां हैं, वहाँ पर खामियां हैं, वहाँ पर करप्शन का मामलात है, रिश्वतखोरी के मामलात है, यहाँ पर सुपरविज़न की कमी है, या लोगों ने जो रेस्पॉन्ड करना था, जो यहाँ लोकल लोग हैं उन्होंने भी उतना रेस्पॉन्ड नहीं किया, या टूरिज़म के लिए यहाँ पर उनकी गाइडलाइंस पूरी तरह से नहीं की गई है कि इसको बचाने के लिहाज से या इसमें साफ़ शफाफ रहने के लिहाज से उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है. इसका निचोड़ और इसका माखज़ निकालते हुए हम ये कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए इन्हीं विंगों को हमें मुतारिक करना चाहिए. एक तो आगाही का प्रोग्राम लोगों के लिए रखना चाहिए, दूसरा अगर रिहेबिलिटेशन कर रही है तो उससे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, और तीसरा इनका रोज़गार भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तो ये तो फिर नौकरियाँ ढूंढेंगे. इस वक्त तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुपों के लिहाज से काम करते हैं. नाज़रीन, यहाँ कई बैठे लोगों ने ये कहा कि सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता एजुकेशन एक बेसिक सीढ़ी है जहाँ से अवेयरनेस होती है, चाहे किसी भी मामले की बात करें. तो हमारे कश्मीर के एजुकेशन का मामला कैसा है, आइए इस बारे में तासुरात लेते हैं हमारे यहाँ के यूथ से. यहाँ की एजुकेशन की अगर बात की जाए तो सर जनाब, यहाँ के जो अभी सिलेबस है आप देख सकते हो, वो 90s में जो फ्रेम किए गए अभी भी हमारे साथ वही चिपकाया जा रहा है. दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो वही जो 90s में हमारे पास रखा गया था, हमारे बच्चे अभी भी उसी पे अलीबेग के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी थी वो नहीं हो पाई. क्यों नहीं हो पाई? यहाँ के करप्टेड पॉलिटिक्स ने, यहाँ के कहते हैं ना कि इन द नेम ऑफ अ गॉड एंड इन द नेम ऑफ अ पॉलिटिक्स, यहाँ पे हर एक चीज़ पे जो कादिर थे उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे तबाह व बर्बाद कर दी. यहाँ पे अभी यहाँ का बच्चा होना चाहिए था, यहाँ की टेक्निकल एजुकेशन को एक सेक्टर मिलना चाहिए था, यहाँ की जो एजुकेशन होनी चाहिए थी, अभी ई एजुकेशन सर्विसेज होनी चाहिए थी, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए थी. लेकिन नहीं, हमारे जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ के टीचर्स अभी भी बनियान हाथ में लेकर बनियान बनाएंगे वहाँ पे, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे. दाल रोटी वहाँ पे वो बनाएंगे, लेकिन वहाँ के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे. एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक गरीब बच्चा पिसता है. प्राइवेट स्कूल्स में तो कोई बात नहीं, जो माँ बाप अफोर्ड कर सकता है तो वो पैसे लगाकर सीबीएसई के थ्रू पढ़ा पाता है. आप जेके बोर्ड की बात कीजिए, जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों से, वो देखिए वो किस तरीके से तालीम देते हैं. वो तो बच्चों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं. मेरे हिसाब से इन स्कूलों को बंद करके वहाँ पे कुछ और चीज़ें चलाओ और कुछ ऐसे स्कूलों को फ्रेम किया जाए लाइक सीबीएसई का पैटर्न गया, बहुत अच्छा स्मार्ट पैटर्न है. लेकिन जेके बोर्ड ने तो तबाही मचा के रखी है. ना ही कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में हिसाब किताब है, ना ही कुछ है. वहाँ के बच्चे तबाह व बर्बाद हो रहे हैं. बड़ी बदकिस्मती है कि जो लोग बात करते हैं जिस बात पे, पहले वो सब्जेक्ट पढ़ के नहीं आते. मेरे हिसाब से डल वाला जो विषय है इस पे भी लोगों को पढ़ना चाहिए. कि सबसे पहले मुझे एक हमारे नौजवान हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि घर से शुरू करना है, अपने आप से शुरू करना है. मैं बिलाल की मिसाल दूंगा जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोट भी किया. तो वो अकेला प्लास्टिक निकाल के उसने उसको अपना एवेन्यू भी बनाया और सफाई भी की. बात करना, स्पीच करना, ये बड़ी बातें होती हैं. एजुकेशन की बात उठी, मैं अपने भाई से कहूँगा मेरे पास आए और इनको मैं बताऊँगा कि 2015 से 2018 तक एजुकेशन में कौन सा रेवोल्यूशन आया, कितने स्मार्ट स्कूल. प्लीज़ डोंट इंटरवीन. मैं सुन रहा था आपका, बिलो योर वॉइस. मेरा इनको फ़ोन नंबर दीजिए सबको,
मैं मेल ईमेल भेजूंगा कि कितने स्मार्ट क्लासेस, कितने स्मार्ट स्कूल्स, कितनी, मैं बताऊंगा ना कहाँ। आप मैडम बोल रहे थे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, पहले जब इंग्लिश बोलते हो ये करते हो ना, मैं एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन लैंग्वेज है। कितने स्मार्ट स्कूल्स बने, कितने स्मार्ट क्लासेस बने, कितने टीचरों को, इवन हमारे जब एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी बनी वेबसाइट पे अवेलेबल रखा गया कि लोग इसमें ऐड करें, पब्लिक डोमेन पे रखी गई एजुकेशन पॉलिसी कि ट्रांसफ़र कब होगी, टीचर किस स्कूल में कितने लगेंगे, कितने चाहिए। इवन एक ऐसी पॉलिसी लाई गई जिसमें फिर लोग ही निकले रस्तों पे कि आरटी टीचर जो लगे हुए हैं उनको हम एग्ज़ाम लें, हमारा एजुकेशन सिस्टम हायर हो। कुछ चीज़ें हैं जो ये बोलते हैं, मैं एग्री करता हूँ कि कहीं पे टीचर कौन है, टीचर हम हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, बीवी है, हमारे हैं, कौन है, हम लोग हैं। तो हर एक नोटिफिकेशन निकली थी, उसकी भी कॉपी दूंगा। हर एमएलए, हर एमपी, हर मिनिस्टर को अपने सीडी फंड में से अपने इलाके का एक स्कूल अडॉप्ट करना था जिसमें हर फैसिलिटी, एक मॉडल विलेज जिस तरह था इस तरह मॉडल स्कूल बना के एक शुरुआत हो चुकी थी। जो भी मेरे भाई हैं मैं इनको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। देखो है कन्फ्यूजन, आप सही बोल रहे हो, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ नहीं होगा, कागजों में हो सकता रहा हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं पॉलिटिशियनों को डिफेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ना मैं गवर्नमेंट हूँ ना मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स हूँ। आई एम पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं कहता हूँ हमको खुद ये शुरुआत करनी है। जब प्राइवेट स्कूल का मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, 3rd में है, मैंने उसको स्मार्टफोन भी रखा है, मैंने उसको हर फैसिलिटी रखी है, इंटरनेट भी रखा है। जो टीचर वहाँ से बोलते हैं मैं आज उसको करवा रहा हूँ। मेरे कई रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरी बहन टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, उनको कहते हैं ऑनलाइन क्लासें लो। बच्चों को फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है बच्चों को, मेरी बात सुनो, बच्चों को फ़ोन भी नहीं है। कोविड में बच्चा क्लास कैसे लेगा? गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का एक बच्चा बताइए जिसके पेरेंट को स्मार्टफोन नहीं है। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, ये एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है। हमारी जो गवर्नमेंट टीचर ये कर रही है स्मार्ट क्लासेस की बात, वहाँ पे क्लासेस में बैठने की जगह नहीं होती है। ओके, हम होते 200 to 300 लड़कियाँ, हायर सेकेंडरी की बात कर रही हूँ, हम खिड़कियों पे बैठे होते हैं। हम श्रीनगर के मेन हायर सेकेंडरीज की बात मैं कर रही हूँ, लाइक कोठी बाग, अमीरा कदर, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल बकवास है। अगर हम कश्मीर की बात करें, आप बोल रहे स्मार्ट क्लासेस, अभी हम अगर बात करें, अभी स्मार्ट क्लासेस की बात ही नहीं, क्योंकि कोरोना है, हम घर पे बैठे हैं, तो हमारा इंटरनेट स्पीड तो अच्छा होना चाहिए ना। तो कहाँ है, हम 2G पे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन की बात जो है, जो ये है कि हमारे सबको पता है कि क्या है। मेरा बस यही पॉइंट है, सवाल उठाने से पहले ये देखो कि हिस्टोरिकली हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, उसके बाद बात कीजिए। चलिए, सर बात कर रहे थे कि होमवर्क नहीं करके आते। मैं बोलूं कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स या हाई स्कूल्स तक महदूद नहीं है। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी की हालत देख लीजिए आप। इवन और सेमेस्टर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे इकट्ठे नहीं होते। कश्मीर यूनिवर्सिटी मुझे लगता है एक अजूबा है जहाँ पे इवन और ऑड सेमेस्टर इकट्ठे एग्जाम देता है। IUST को इंक्लूड कर लीजिए उसमें। दूसरी चीज़, ये किसको मैं ब्लेम करूं कि मेरे कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट एक्टिविज़म बैन क्यों है? हमें स्टूडेंट एक्टिविज़म जो रेवोल्यूशन ला सकता है। आप एजुकेशन की रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, हम स्टूडेंट्स को हक दो ना वो रिफॉर्मेशन लाने के लिए। हम बात रखेंगे अपनी आगे। आई एम अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मास कॉम का स्टूडेंट हूँ सर। एंड मैं कहता हूँ कि वहाँ पे हमने सरकारें बदली है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। यहाँ आप वो चीज़ कब लाएंगे? हमें वो स्पेस दे दीजिए। चलिए, मैं ज़्यादा सियासत नहीं जानता, रिफॉर्मेशन आर्टिकल के बाद कितनी हुई क्या नहीं हुई, चलिए आपने आर्टिकल हटाया, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड आउट। हमें सबसे पहला हक, हमें स्टूडेंट एक्टिविज़म दे दीजिए वापस। हमारे स्कूल्स को हम स्टूडेंट्स रिफॉर्म करके दिखाएंगे। वी विल ब्रिंग द चेंज, बिकॉज आई नो
बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन अनदर पीपल, आई विल बी द चेंज। लेकिन मुझे मेरा हक, मुझे ज़मीन दे दीजिए, गिव मी द क्रिएटिव स्पेस, आई विल शो यू द रिफॉर्मेशन। अभी तक मैं डिबेट देख रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हर एक चीज़ का हल नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया ना, उसने दरख्तों के नीचे पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पैसा नहीं था, वहाँ पे 2G 4G नहीं था। 2G 4G के बगैर भी पढ़ाई होती है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी पारीपुरा में पढ़ाता हूँ, एक कंप्यूटर टीचर हूँ, मैं IIT वगैरह पढ़ाता हूँ, खुद से NITian हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये क्या हमारा टीचर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि नहीं लेता? जो हमारे पास स्टूडेंट है, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि नहीं लेता? वो जो क्लास में जाता, क्या वो पढ़ने के लिए जाता कि कुछ और करने के लिए जाता? क्या हमारा टीचर जो है वो पढ़ाने के लिए जाता कि कुछ और करने के लिए जाता? जब हमें ये चीज़ पता, जब से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पता चलेगी तो तहलका मच जाएगा। ये मैं बोलना चाहता हूँ। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है। क्वालिफाइड लोग जितने भी, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने भी हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये हमारा कश्मीर है, हमें कश्मीर को आगे बढ़ाना है। हमें बाहर से कोई नहीं आएगा जो हमारे इस डल को साफ़ करेगा, डल हमें साफ़ करना है। दैट्स इट। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और सब लोगों से करूंगा, इसके लिए मुतहद होना चाहिए। जो कॉलेजों और स्कूलों में हमारा स्टूडेंट एक्टिविज़म नहीं है, वो भी एक रीज़न है, क्योंकि क्रिटिसिज्म कहीं से है नहीं। अगर कोई कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई यूनियन नहीं है। सबसे पहले मेरे हिसाब से, मैं आकिब से भी बात करूँगा, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए रिप्रेजेंटेशन की जाए। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए PIL किया जाए कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह स्टूडेंट एक्टिविज़म है, यहाँ क्यों नहीं है? सबसे जो एजुकेशन सिस्टम हमारा नाकारा हुआ है ना, सबसे पहला रीज़न यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे प्रिंसिपल को, टीचर को, किसी को पूछने वाला कोई नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी की बात की, मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूँगा। मेडिकल कॉलेज में आपने ऐसा है कि वहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट एक्टिविज़म है, लेकिन कल्चरल तक, और वहाँ डर होती है कि मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं स्टूडेंट लीडर हूँ, अगर मैंने HOD या प्रिंसिपल के खिलाफ बोला तो मुझे फेल कर दिया जाएगा। तो मैंने वो खुद भी फेस किया है एज ए स्टूडेंट लीडर। मेडिकल कॉलेज में मेरे को 4 FIR थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था कि टीचर बोलता था 6 महीने बाद आ जाओ। सर, मेरा यहाँ एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने बहुत ही पेचीदा मुद्दा उठाया कि अगर हम कभी बात करने जाते हैं तो हमारे जो अथॉरिटीज़ होते हैं, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल हो, HOD हो, वो हम पे ही बैकफायर करते हैं। व्हाट कैन वी डू इन दैट? स्टूडेंट एक्टिविज़म, यूनियनिज्म, यही जो बात हो रही है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ टेक्निकल कॉलेज में JNU का देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखो, वहाँ का तो इन्होंने जो कहा, ये जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम आता है ना, स्टूडेंट एक्टिविज़म से आता है। और बाहर की पॉलिटिक्स क्यों क्लीन है? क्योंकि वो लोग पढ़ के आए हैं, वो पहले स्टूडेंट पॉलिटिशियन होते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड में आते हैं, यहाँ हादसाती MLA बनते हैं। अब यहाँ पे सारी बातें आ चुकी है एजुकेशन सेक्टर से, करप्शन से, जो भी, लेकिन अब चेंज की बात करते हैं। क्या चेंज होना चाहिए? एक टीचर जब क्लासरूम में जाता है, उसको बच्चे ढूंढने नहीं पड़ते हैं। मतलब अगर मैं कल को यहाँ पे मैंने इलेक्शन लड़ना है, मुझे ढूंढने हैं पहले मैं किसको बोलूँ। लेकिन एक टीचर के पास ऐसा एक चीज़ है, असेंबली जब लगती है, तब वहाँ पर वो कौन सा उन्होंने आज तक कैसा स्टेप उठाया कि चलो बच्चों को ड्रग के बारे में अवेयर करते हैं। वो भी तो एजुकेशन में आता है। बच्चों को वुमेन एम्पावरमेंट का बोलते हैं, बच्चों को बोलेंगे कि ये जो लड़कों को खासकर रेप होता है, आपका क्या पार्ट बनता है, आपको ईव टीजिंग में क्या पार्ट बनता है, ये सारा एजुकेशन में आता है। आपको अगर चेंज ला, हमारा सिलेबस उन्होंने अभी बोला कि 19 से सेम है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी पढ़ लो सारा, लेकिन कौन सी ऐसी बुक है जो हमें मॉरल एजुकेशन भी दे, और कौन सी ऐसी बुक है जो हमें अवेयर भी करे, ये चीज़ें भी है, ड्रग्स है, इस पे काम करो, वुमेन इस पे काम। ऐसी कोई बुक नहीं अभी निकली है, बस पुराना चलता आ रहा है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियो, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, बस। ये हमारे एजुकेशन का मेन फॉल्ट है कि कोई ऐसी बुक नहीं है जो हमें अवेयर करे कि क्या चीज़ें हैं बेसिकली कश्मीर में क्या हो। या कश्मीर की बात नहीं करें, आउट ऑफ कश्मीर की बात कर लो आप। एक इंसान का होता है मॉरल एजुकेशन, वो स्कूल से ही आता है, वो कहीं और से, घर से आता है, स्कूल से आता है। टीचर का एक अहम रोल होता है इस सब में। इससे चेंज आ सकता है अगर आप ऐसा कुछ करें। हमने जब बात की एजुकेशन की, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक छिड़ा, वो है ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज़।
क्या हम जिम्मेदार है इसके, क्या सरकार जिम्मेदार है, क्या इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है? क्यों आया यहाँ इतना ज़्यादा ड्रग एडिक्शन, क्यों हुआ आखिर हमारी वादी में? हर दूसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ड्रग एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई इंसान बीमार है तो वो खुद सिर्फ बीमार है, एक फ़र्द उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अगर ड्रग एडिक्ट है कोई तो उसकी फैमिली, उसकी सारी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है। क्या वजूहात है, आइए जानते हैं हमारी पब्लिक से। ड्रग्स की बात करूं, अगर हमें ड्रग से बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, जो हमारे आने वाला फ्यूचर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमें पहले अपने घर से स्टार्ट करना है। अगर हमारा बच्चा सुबह निकलता है, उसको पूछना है कि हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, या अगर हम बच्चों को पैसे दे रहे हैं वो किस चीज़ में उस चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर बच्चा वहाँ से वापस आ रहा है, माँ बाप को बहुत ज़रूरी देखना होगा कि अपने बच्चों को देखे। आजकल तो सीधे पता चलता है, होंठों से सीधे पता चलता है कि हमारे बच्चे ड्रग्स लेते हैं। तो माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ में कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात है, टीचर जो है हमारे स्कूल्स में, अगर वो लोग भी हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या हमारे बच्चे कहीं ख़राब ना हो जाए, या अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी ड्रग्स यूज़ करता है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? हम उसको रोक सकते हैं कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो। हम लोग लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं कि आप लोग बाहर निकले इस चीज़ से। इस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इस चीज़ से हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ड्रग से हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, ड्रग से हम लोग अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। कश्मीर में ड्रग की बात की जाए तो यहाँ के नौजवान काफ़ी ड्रग में मुलव्वस है। अभी यहाँ के लड़का हो या लड़की हो बराबर इशू आ चुका है, लड़कियों का भी काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है। तो यहाँ हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 साल से हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हम ड्रग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी हमें कॉल्स आती है किसी भी पेरेंट्स से कि हमारा बच्चा आज ड्रग्स छोड़ना चाहता है, क्या आप जवाब सुनना चाहते हैं? हमें क्या मिलता है? क्या हमारा नौजवान ड्रग्स छोड़ना चाहता है, क्या आप इसका कहीं पर इलाज करवाओगे? जब भी मैंने श्रीनगर, बड़गाम किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में फ़ोन किया कि जनाब हम इस बच्चे को आपकी यहाँ एडमिशन करवाना चाहता है, ये रिहैब होना चाहता है, वहाँ पे सिर्फ एक जवाब मुझे मिला कि जनाब ये तो फुल है, हमारा रिहैब भी फुल है, हम एडमिशन ही नहीं ले सकते। अरे जनाब, अगर आप यहाँ के एक बच्चे का एडमिशन नहीं करवा सकते, वहाँ पे उन बच्चों को रिहैब नहीं करवा सकते, तो आग लग जाए ऐसी सरकार को, आग लग जाए ऐसी गवर्नमेंट को, आग लग जाए इस डेवलपमेंट को। हमें करना क्या है? जब हमारा नौजवान अभी मर रहा है, वो छोड़ने पर भी आ रहा है, लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देगी। ध्यान किस चीज़ की ओर देगी? वो नाच जो चल रहा है, वो ऐसी सारी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, लेकिन नहीं, जहाँ पे हमारा नौजवान बच सकता है वहां की ओर वो कोई चीज नहीं की जाती। यहाँ जो करना नहीं होता वो करते, और जो करना नहीं होता वो सारी चीजें यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ पे जब भी हमने बात की ड्रग की तो सबने यही बोला कि हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जगह नहीं है। इससे हम ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ आके खड़ा हो गए हैं। जहाँ हमें स्कूल्स में एडमिशन के लिए जगह मिलनी चाहिए थी, वहाँ हम इस वक्त ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं। क्या हमें एज अ सोसाइटी अपने आप को जगाना नहीं चाहिए? क्या हमारा एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट, एज स्कूल टीचर्स, एज अथॉरिटीज़ फ़र्ज़ नहीं बनता है मॉरल एजुकेशन को ज़्यादा देने में, लोगों तक पहुंचाने में, बच्चों तक पहुंचाने में? एक रूल है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के विद इन अ फ्यू मीटर रेंज कोई भी टोबैको या सिगरेट या कोई ऐसी नशीली चीज़ नहीं बिकेगी। लेकिन क्या इसको इम्प्लाई किया जाता है? और अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम दुकानदार को नहीं रोक सकते? नाजरीन, सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए, ना ही जवाब अभी ख़त्म हुए हैं, लेकिन क्या करें, वक्त की पाबंदी है और उसकी वजह से हमें आज का प्रोग्राम यही रोकना पड़ रहा है। आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और सवाल भेजने के लिए ईमेल आईडी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे अभी स्क्रॉल हो रही है। अगले प्रोग्राम तक दीजिए हमें इजाज़त, जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।